फॉर्मेशन ऑफ एनर्जी बैंड्स इन सॉलिड्स हमारा आज का टॉपिक है, जिसके बारे में हम देखने वाले हैं। तो सबसे मेन इम्पॉर्टेंट टॉपिक है सेमीकंडक्टर का कि एनर्जी बैंड कैसे बनते हैं। ओके, तो सबसे पहले अगर एनर्जी बैंड समझ में आएंगे तभी EF, EI, EC, EV समझ में आएगा और उसके बाद ही क्वेश्चंस हो सकेंगे। तो हम किसको कंसिडर कर रहे हैं, सबको पता है कि सिलिकॉन को कंसिडर कर रहे हैं। इसकी कॉन्फ़िगरेशन है 14, 1s2, 2s2, 2p6, ये पहला, ये दूसरा और ये तीसरा। तो 2s2, 2p6, 3s2, 3p2। ओके, पहला ऑर्बिटल ये दूसरे में और ये तीसरे में। तो इसको डिस्कस करने की कोई ज़रूरत नहीं है, इससे हमें कुछ भी नहीं मतलब है। मेन हमारा जो ऑर्बिटल है वो 3 वाला है, आउटर मोस्ट ऑर्बिटल, ठीक है, जिसके इलेक्ट्रॉन्स को हम वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहते हैं। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन की सीधी सी डेफिनेशन की द इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन द आउटर मोस्ट ऑर्बिटल्स आर कॉल्ड वैलेंस इलेक्ट्रॉन। यहाँ पे हमें पता है कि 2, ये क्या है 2, 8 एंड ये 4, 2, 8, 4 की कॉन्फ़िगरेशन से सिलिकॉन होता है और 4 हमारे वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो ये इतनी सी बेसिक सी चीज़ थी। उसके बाद लेट अस अज्यूम n आइडेंटिकल सिलिकॉन एटम्स, ठीक है। टोटल नंबर ऑफ सिलिकॉन एटम्स हमने कितने लिए हैं, n, क्योंकि हम तो बहुत सारे सिलिकॉन एटम्स की बात कर रहे हैं। तो टोटल है n आर पार्टिसिपेटिंग इन द फॉर्मेशन ऑफ सॉलिड, ठीक है। सॉलिड के फॉर्मेशन में मान लो बहुत सारे n, कैपिटल N सॉलिड्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं सिलिकॉन के। तो अब जो 3s स्टेट है उसके अंदर कितना है, s वाला होता है ऐसा और p वाला होता है ऐसा। ओके, एक s वाले में 2 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं और एक p वाले में 2 2 2 2 ऐसे करके, ये ठीक है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो टोटल नंबर ऑफ स्टेट्स जो होती हैं वो इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दे कैरी, ठीक है। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन दे कैन कैरी, मतलब जितने इलेक्ट्रॉन कैरी कर सकते हैं उतनी स्टेट्स होती हैं। तो 3s के पास 2 स्टेट्स हैं, 2 स्टेट्स हैं, लेकिन हम बहुत कितने एटम्स की बात कर रहे हैं, n की। तो n एटम्स के बाद कितनी 2n स्टेट्स हो जाएंगी, ये चीज समझने वाली है। ऐसे 3p के पास ये कितनी है, 6 स्टेट्स हैं। तो ये 6 स्टेट्स हैं, तो n एटम्स के बाद 6n स्टेट हो जाएंगी। तो टोटल नंबर ऑफ स्टेट्स कितनी पॉसिबल हो सकती हैं, वो है 8n स्टेट्स। ओके, अब हमारे पास कितने इलेक्ट्रॉन एग्जिस्ट कर रहे हैं। तो 3s के अंदर 2n मींस ये पूरा फिल है, 2n इलेक्ट्रॉन्स, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन्स है, लेकिन n एटम्स की बात कर रहे हैं तो 2n इलेक्ट्रॉन इन s स्टेट। और बचे कितने इलेक्ट्रॉन, 2n ही बचे हैं इलेक्ट्रॉन। ओके, क्योंकि 4 इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट में होने थे, 2n इलेक्ट्रॉन इन p स्टेट्स। तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हो गए हमारे, 4n इलेक्ट्रॉन्स हो गए। 4 इलेक्ट्रॉन हो गए एक एटम के लिए और n एटम के लिए 4n। Hence, out of 8n states, 4n states occupied by the electrons and remaining 4n are empty, ठीक है, remaining 4n are empty। तो ये बेसिक चीज शुरू के समझने की थी, जिसकी मदद से ही हम ये समझ पाएंगे ये ग्राफ, क्योंकि वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट है पूरी की पूरी सब्जेक्ट के लिए इसको समझना। सो समझते हैं स्टेप बाय स्टेप इस ग्राफ को भी। हमने किस चीज़ के बीच में ग्राफ बनाया है, एनर्जी के बीच में और इंटरएटॉमिक डिस्टेंस बोलो या फिर लैटिस पैरामीटर बोलो, उसके बीच में। तो ये चीज़ समझना जरूरी है, एक्स एक्सिस पे क्या है, वाई एक्सिस पे क्या है। तो सबसे पहले हमने क्या लिया है, ये हमारा 3p स्टेट है और ये हमारा 3s ऑर्बिटल है। ओके, तो 3p के पास कितनी स्टेट्स है, 6n स्टेट्स हैं, ये क्लियर होना चाहिए। और 2n इलेक्ट्रॉन्स ही केवल फिल है रियलिटी में। 3s के पास 2n स्टेट्स है और ऑल 12 इलेक्ट्रॉन्स फिल हैं। तो यहाँ से तो ये 6 और 2n मतलब कंप्लीट 8n स्टेट्स हैं, ठीक है, टोटल 8n स्टेट्स हैं। अब क्या होता है, तो लाइक वेव है, लाइक जब ये वेव हैं, 2 वेव चल रही हैं, तो कहीं पे तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होता है और कहीं पे डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होता है, ठीक है, ये कंस्ट्रक्टिव डिस्ट्रक्टिव। तो उसी तरीके से क्या है कि जब डिफरेंट 2n स्टेट्स 6n और 2n स्टेट्स चल रही हैं 3p 3s की, तो कहीं पे तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा लाइक दिस। जब तक ये कंडीशन कब है, जब तक 2 सिलिकॉन के एटम दूर है। जब वो क्लोज प्रॉक्सिमिटी में आएंगे तो फिर या तो मतलब वो ऐड होना शुरू होंगे या एक दूसरे को डिस्ट्रॉय करना शुरू करेंगे, मतलब इंटरफेरेंस के टर्म्स में डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा। तो जैसे जैसे ये यहाँ से आगे बढ़ेगा
तो इस जगह तक तो ये स्प्लिट होना शुरू होगा। मेन चीज क्या है कि स्प्लिटिंग ऑफ एनर्जी लेवल होगी, जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। यहां से ये स्प्लिट हुए और ये कुछ इस तरीके से हमारा निकल के आया। ओके, तो यहाँ पे तो क्या हो रहा है कि कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रहा है इस जगह पे, मतलब दोनों जुड़ के और ज्यादा बड़े हो गए। ठीक है, ये हम क्या बोलेंगे, टोटल इस जगह हमारा 8 एन स्टेट्स हैं, टोटल कंस्ट्रक्टिव हो रहा है। बट कुछ देर के बाद क्या होगा, फिर से डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा और ये जो दोनों का ये जो पूरा डिस्टेंस है, बड़ा सा डिस्टेंस है, वो डिवाइड हो जाएगा 2 पार्ट्स में। ओके, तो ये हाईलाइटेड दिख रहा होगा, 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा। तो इसको हम बोलेंगे कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। टोटल 8 एन स्टेट्स हैं, बाद में वही 8 एन स्टेट्स 4 एन और 4 एन स्टेट्स में डिवाइड हो गए, जो कि इलेक्ट्रॉन नेचुरली सबसे नीचे वाले 4 एन स्टेट्स को ऑक्युपाई करेगा। और इलेक्ट्रॉन को चाहिए भी कितने थे, टोटल 4 एन स्टेट्स ही चाहिए थे। टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इक्वल टू 4 एन इलेक्ट्रॉन, और जो कि 4 एन स्टेट में फिल होंगे। और जहां पे ये डिवाइड हो रहे हैं, जिनके बीच में इनके गैप आ रहा है, तो इसको हमने बोला है डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। तो सीधे धीरे धीरे जो भी टर्म्स यहाँ लिखी हुई हैं, ठीक है, इस डायग्राम में, वो आपको सब समझ में आ रही होंगी। अभी इन दो लाइनों के अंदर ये जो ग्राफ के एक्स वाई एक्सिस है, इसके अंदर की लगभग सारी चीजें बता दी हैं। तो इलेक्ट्रॉन नेचुरली ऑक्युपाई करेंगे लोअर 4 एन स्टेट्स को। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज है ये इजी। ये इजी क्या है, फॉरबिडन गैप, ठीक है, एनर्जी फॉर बैंड गैप। तो ये जो इजी की वैल्यू होती है, ये डिफरेंट एटम्स के लिए, मतलब एलिमेंट्स के लिए डिफरेंट होती है। यहाँ पे कोई भी इलेक्ट्रॉन एग्जिस्ट नहीं कर सकता है, कभी नहीं कर सकता है। यहाँ पे कोई स्टेट ही नहीं होगी, लोकेट नहीं होगी। मेन चीज ये है कि कोई स्टेट नहीं होगी, तो इलेक्ट्रॉन तो स्टेट को ही ऑक्युपाई करता है, लाइक दिस। ये जो स्टेट है, तो इलेक्ट्रॉन इन्हीं स्टेट को ऑक्युपाई करता है। तो कोई स्टेट नहीं होगी तो इलेक्ट्रॉन कभी नहीं हो सकता है। अब धीरे धीरे आपको समझ में आ रहा होगा। तो इलेक्ट्रॉन क्या करता है, इलेक्ट्रॉन यहां से जंप करके इसमें जाता है। अब चीजें क्लियर हो रही हैं धीरे धीरे। तो इसी को हम ऊपर वाली 4 एन स्टेट्स को बोलते हैं कंडक्शन बैंड, जो कि सिलिकॉन के मोर देन 1 एटम्स के पास आने की वजह से एनर्जी लेवल की स्प्लिटिंग होने से बनती है। ओके, और नीचे वाली जो होती है वो होती है वैलेंस बैंड, जहां पे इलेक्ट्रॉन नेचुरली लाई करता है। ठीक है, 4 एन इलेक्ट्रॉन 4 एन स्टेट्स में नीचे लाई करेंगे। तो बीच में एनर्जी बैंड गैप है और इलेक्ट्रॉन को जंप करके उस एनर्जी बैंड गैप में जाना है, जो कि सेमीकंडक्टर के लिए थोड़ा एवरेज होता है, इसमें जंप किया जा सकता है। कंडक्टर के लिए बहुत मिनिमल होता है, जिसमें कि इलेक्ट्रॉन आसानी से फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है, नीचे की 4 एन स्टेट से ऊपर की 4 एन स्टेट्स में आसानी से जाते हैं, इसलिए वो बेस्ट कंडक्टर्स होते हैं, मतलब बेस्ट इलेक्ट्रिसिटी और हीट के कंडक्टर होते हैं, जो कंडक्टर का नाम ही पड़ा है। और क्योंकि कंडक्शन बैंड में ही इलेक्ट्रॉन जा सकते हैं, इसलिए उनका नाम कंडक्टर पड़ गया। और जो इजी होता है वो इंसुलेटर के लिए बहुत ज़्यादा होता है, इसीलिए इलेक्ट्रॉन इंसुलेटर में जंप नहीं कर सकते और इंसुलेटर कंडक्ट नहीं करते हैं। तो जितनी भी मेन चीज़ें ये सब यहाँ पे समझ में आई। अब यहाँ पे दो बातें और है समझने की, कि 3 तरीके की बॉन्डिंग होती है एटम्स के बीच में। ठीक है, जब कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा, मतलब कि सारी की सारी 8 एन स्टेट्स एकदम पास हैं, ठीक है, 6 एन और 2 एन स्टेट्स, तो क्या है कि काफी क्लोज प्रॉक्सिमिटी में है, तो वहां पर मेटालिक बॉन्डिंग होती है, जो कि काफी स्ट्रांग होती है। इसीलिए इस पॉइंट को हमने बोला है ए। ठीक है, इस एक हमारी होती है मेटालिक बॉन्डिंग। उसके बाद हमारा जहां पे ये दोनों एनर्जी लेवल पास होती हैं, तो इनको हम देखेंगे इंटरएटॉमिक डिस्टेंस के टर्म्स में। ओके, इंटरएटॉमिक डिस्टेंस, तो यहाँ पे इंटरएटॉमिक डिस्टेंस जो है वो सबसे कम है, इसलिए इस पॉइंट को हमने सी बोला है। और सबसे स्ट्रॉन्ग टाइप की बॉन्डिंग हमने मानी है, जो कि आयनिक बॉन्डिंग। उसका मतलब ऊपर इससे स्टेट से कोई मतलब नहीं है खास। फिर इंटरएटॉमिक डिस्टेंस और ज्यादा बढ़ी, एक एवरेज हुई, तो हमने बोला है कि कोवेलेंट बॉन्डिंग होगी। और मेटालिक बॉन्डिंग क्या होती है कि सबसे वीक होती है, ये पता है। मेटल के बॉन्ड्स, मतलब मेटल्स सबसे स्ट्रांग होते हैं, क्योंकि वहां पे इलेक्ट्रॉन क्लाउड और कैटायन लैटिस के बीच में बॉन्डिंग होती है, वो चीज स्ट्रांग है। पर केमिकल बॉन्ड जो होता है वो तो सिंपल न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच का होता है, तो मेटल्स में वो सबसे ज्यादा वीक होता है। इसको डिटेल में हमने देखा था। तो जैसे जैसे इंटरएटॉमिक डिस्टेंस और ज्यादा बढ़ेगी, तो हमारा मेटालिक बॉन्डिंग हो जाएगी, वीक बॉन्डिंग वहां पे एग्जिस्ट करेगी। तो इस तरीके से ये 3 टाइप की बॉन्डिंग भी यहाँ पे शो करी हुई है। मेन चीज क्या था, ईजी को समझना,
कंडक्शन बैंड को समझना, वैलेंस बैंड को समझना, ये क्यों बने, स्प्लिटिंग क्यों ही, कहाँ पे कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रहा है, कहाँ डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रहा है। ठीक है, इनिशियली 6n और 2n स्टेट सेपरेट थी, क्लोज आने पे एटम्स के वो कंबाइन हुई, पहले 8n स्टेट्स बनी, उसके बाद फिर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो गया तो वो 4n 4n में डिवाइड हो गई। ये मेन चीजें थी, इसको देख लेंगे। अब ये भी समझने वाली बात है डिस्ट्रक्टिव क्यों हो रहा है। अगर हम वेव नेचर की उसमें बात करें इन टर्म्स ऑफ, तो यहाँ पे अगर दो, ये दिखाया है अगर दो वेव्स आपस में मिलती हैं, आसपास से गुजरती हैं, तो कहीं पे डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होता है और कहीं पे वेव्स का कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होता है। लाइक दिस। यहाँ पे एकदम से बिल्कुल कुछ एग्जिस्ट नहीं करता और यहाँ पे वेव की जो नेचुरल लेंथ है उससे ज़्यादा बढ़ जाती है, तो कंस्ट्रक्टिव हो रहा है यहाँ और यहाँ डिस्ट्रक्टिव हो रहा है। तो उसी तरीके से हमारी एनर्जी लेवल स्प्लिट हुई है। पहले 4n 6n प्लस 2n मिलके 8n बन गई, बाद में वो 4n 4n में डिवाइड हो गई। लो वाले में हमारा इलेक्ट्रॉन एग्जिस्ट करेगा नेचुरली, और जब भी हम कुछ भी हीट या कुछ भी एक्स्ट्रा एनर्जी प्रोवाइड करेंगे तो वो जम करके जाएगा 4n ऊपर वाली में, और इजी में कभी भी इलेक्ट्रॉन एग्जिस्ट नहीं कर सकता, इसीलिए उसको फॉरबिडन एनर्जी बैंड गैप बोलते हैं। वहां पे इलेक्ट्रॉन का जाना फॉरबिडन है, प्रतिबंधित है, मना है, इजी में कभी भी एग्जिस्ट नहीं कर सकता, क्योंकि वहां स्टेट्स ही नहीं है, इलेक्ट्रॉन एग्जिस्ट करेगा स्टेट्स में। अब आते हैं आगे, मेन जो थ्योरी थी वो हमारी शुरू की, निपटा दी। तो एक और बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट, मोर इंपॉर्टेंट टॉपिक को भी समझते हैं, फिगर को समझते हैं, ठीक है, डायग्राम को समझते हैं। अब प्रीवियस डायग्राम से अगर हम उठाएं, फ्रॉम प्रीवियस डायग्राम में कुछ ऐसा हमारा स्टेट था, शुरू में वो ऐसा था 6n 2n, यहाँ पे 8n और यहाँ पे 4n और 4n लिखा हुआ है, उसको लिखने की जरूरत नहीं है। तो हम एक्चुअली में हमेशा सबको पता है कि हम फ्लैट बैंड डायग्राम को यूज करते हैं, ठीक है। कौन सा डायग्राम, ये वाला डायग्राम। अब यहाँ पे भी समझ लेते हैं, लोएस्ट एनर्जी लेवल ऑफ कंडक्शन बैंड, ये पूरा कंडक्शन बैंड है, इसका लोएस्ट एनर्जी लेवल जो होता है उसको हम ईसी मानते हैं। तो ईसी एक्चुअल में क्या होता है, देखो इसमें 4n स्टेट्स हैं, कितने, 4n, मतलब बहुत ज्यादा, n मान लो 100 एटम्स लिए हैं सिलिकॉन के, तो 400 स्टेट्स हैं यहाँ पे। ये जो लाइंस दिख रही है ना, ये लाइंस 400 है, तो 400 बना नहीं सकते हैं, इसलिए हमने उनको ऐसे काफी सारे जितनी लाइंस पॉसिबल है बनाया है। उसमें से जो सबसे लोअर स्टेट होगी जहां पे इलेक्ट्रॉन रह सकता है, वो उसको हमने ईसी बोला है, सबसे लोअर को। सिमिलरली जो हमारा नीचे 4n स्टेट्स हैं, उसमें से जो सबसे ज्यादा हमारी हाई लेवल पे होगी, हाईएस्ट एनर्जी लेवल ऑफ वैलेंस बैंड, ऊपर वाली सबसे स्टेट, उसको हमने ईवी बोला है। और ईसी माइनस ईवी इजकल टू ईजी, तो हमारा सबसे पहला फॉर्मूला जो निकल के आया किसका, हमारे सेमीकंडक्टर फिजिक्स का, ईजी इजकल टू ईसी माइनस ईवी, इसको याद रखेंगे। और जो ईजी है फॉरबिडन गैप होता है, उसको हमने प्रोहिबिटेड फॉरबिडन बोलते हैं, ठीक है। इस जगह पे सबसे आखिरी में, यहाँ बीच में, यहाँ आयनिक बॉन्ड था, यहाँ कोवेलेंट बॉन्ड है, यहाँ मेटालिक बॉन्ड है, इस तरीके से। तो ये इसकी तो समझने की जरूरत नहीं, तो समझ लिया था, पर ये एक्चुअली में बहुत ज्यादा कि कहाँ पे कौन सा बॉन्ड है इसकी नीड है भी नहीं समझने की। फॉरबिडन एनर्जी गैप ईजी जो होता है उसको हम एनर्जी बैंड गैप भी कहते हैं, तो ये सब कॉमन बात है। अब समझने की चीज है क्या, एक्चुअली में क्या होता है कि आपका ये फ्लैट बैंड डायग्राम गलत होता है, ये एकदम एक्यूरेट नहीं होता, और एक्चुअल में आपका डायग्राम कुछ ऐसा कर्व होता है। पर फॉर सिंप्लिसिटी हम हमेशा फ्लैट बैंड डायग्राम लेते हैं, और आगे चल के इसी को यूज करते हुए हम पूरा ये जो डायग्राम बनाया है फ्लैट बैंड डायग्राम, ये कंडक्शन बैंड, वैलेंस बैंड, ये ओवरलैपिंग कंडक्टर में, और ये खाली होता है, फॉरबिडन गैप होता है सेमीकंडक्टर में, इसी को यूज करते हैं। पर एक्चुअल में अगर देखा जाए, ये वो जगह हैं जहां पे इलेक्ट्रॉन हमारा रिसाइड करता है, कोवेलेंट बॉन्ड जहां पे बनता है। तो ये जो जगह बची है, इसको कौन नोटिस करेगा, ये जो जगह है इस लाइन के ऊपर, मतलब कुछ ये जगह, तो एक्चुअल में हमारा यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डिसाइड कर सकता है फॉरबिडन एनर्जी गैप के अंदर भी। पर हम हमेशा कहते हैं कि फॉरबिडन एनर्जी गैप का नाम ही इसलिए पड़ा है फॉरबिडन, कि वहां पे कोई इलेक्ट्रॉन डिसाइड नहीं कर सकता। तो अगर एकदम एक्यूरेटली देख लें और इंटरव्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से या इंपॉर्टेंट आपको आना चाहिए, तो ये जो जगह है
ये जो जगह है, क्योंकि फॉरेन स्टेट्स के अंदर की जगह है, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन रिसाइड करता है। ओके, तो ये पूरा मान लो ये यहाँ तक, ये आपका पूरा जो भी चीज है इसी को हमने फ्लैट बैंड में बना दिया है। ठीक है, ये आपका मान लो कोवेलेंट बॉन्ड से मेटालिक बॉन्डिंग के बीच की जगह है। सिमिलरली यहाँ पे ये जगह है, तो इसी सेम जगह को उठा के हमने फ्लैट बैंड से शो कर दिया है, फ्लैट बैंड से शो कर दिया। ओके, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन यहाँ पे भी एक कैच आता है। अब ये जो खाली जगह है, ये जो खाली जगह है, ये जगह, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन होंगे ही नहीं। ठीक है, तो इसी का कंपेंसेट के लिए यहाँ पे, मतलब यहाँ इलेक्ट्रॉन है और यहाँ पे नहीं, कंपेंसेशन के लिए हमने मान लो ऐसा मान लिया। ठीक है, सिंप्लिसिटी के लिए। तो ये जो दिख रहे हैं, इन्हीं को हमने एज अ फ्लैट बैंड यहाँ पे लिया डायग्राम। ये जो पॉइंट है, ये जो एरिया है, ये समझने वाला एरिया है। ओके, तो दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फिगर। तो यहां से हमने समझा एक्चुअली में डायग्राम हमारा कर्व होता है, कर्व्ड बैंड होते हैं। ठीक है, कर्व्ड बैंड, बट उनको हम फ्लैट बैंड की तरह अज्यूम करते हैं। और फ्लैट बैंड के अंदर भी ईसी कहाँ होता है, ईवी कहाँ होता है, ईजी क्या होता है, ये सब चीजें पता होनी चाहिए। और आगे आते हैं, क्लासिफिकेशन ऑफ मटेरियल ऑन द बेसिस ऑफ एनर्जी बैंड गैप। तो ये सबसे इजी टॉपिक है। इंसुलेटर होता है जिनका बैंड गैप 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से काफी ज्यादा होता है। ठीक है, इसमें आयनिक बॉन्ड के इधर जो उसमें 3 बॉन्ड थे इस लाइन में, आयनिक, कोवेलेंट और मेटालिक, तो उसके हिसाब से था। ओके, तो इंसुलेटर में ऐसा क्यों है ये भी देख लेते हैं। आप जैसे जैसे इसके आगे बढ़ेंगे, ये जो गैप है दोनों के बीच का, ये बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा। यहाँ पे जो गैप है वो एक एवरेज गैप है, और यहाँ पे जो गैप है वो बहुत ही कम गैप है। ये इसी तरीके से मानो, ये आपका सेमीकंडक्टर है, ये आपका मेटल है, और ये आपका इंसुलेटर है। ठीक है, ये चीज दिख रही होगी। तो ये आपका सेमीकंडक्टर आ गया। सेमीकंडक्टर का ईजी जो होता है लगभग 1 इलेक्ट्रॉन के वोल्ट के इक्वल होता है, जो कोवेलेंट बॉन्ड वाली लाइन पे होता है, और मेटालिक बॉन्ड पे आपका ये जो कि ओवरलैप करता है, 0 इलेक्ट्रॉन वोल्ट भी होता है, उससे कम भी होता है ईजी। ठीक है, आपका ये ओवरलैप कर जाता है वीबी, और मतलब इतना ज्यादा नहीं करता, पर ये दिखाने के लिए कर दिया है। कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड ओवरलैप कर जाता है। ठीक है, ये चीज यहाँ पे मान लो कि अगर मेटालिक बॉन्ड यहाँ से शुरू है तो ये जगह ओवरलैप भी कर रही है। These materials are having very large band gap between conduction band and valence band. काफी बड़ा band gap होता है। Generally Eg is greater than 3 electron volt. These materials are having narrow energy band gap as compared with insulator से कम होता है, लेकिन generally more than the conductor. Okay, but less than insulator. और these materials are having zero और negligible energy band gap. बहुत ही कम होता है या बिल्कुल होता ही नहीं है। तो डायमंड, माइका और एल्युमिनियम ऑक्साइड, या आपके जो Al2O3 एग्जाम्पल्स हैं, या वुड है, ऐसी चीजें हैं जो इंसुलेटर है। ये आपके इंसुलेटर के एग्जाम्पल है। सिलिकॉन, जर्मेनियम, गैलियम आर्सेनाइड, ये हमने पढ़ा था, ये हमारे सेमीकंडक्टर के एग्जाम्पल है। और Ag, Au, ठीक है, सिल्वर, कॉपर, गोल्ड, एल्युमिनियम, निकल, ये हमारे सब मेटल के एग्जाम्पल है। अब बैंड गैप जो होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है स्ट्रेंथ ऑफ द बॉन्ड के। ओके, जितना ज्यादा बैंड गैप होगा उतना ही बॉन्ड स्ट्रांग होगा। आयनिक बॉन्ड स्ट्रांग होता है, तो ये चीज इसमें यहां डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है फॉर इंसुलेटर्स। लेकिन फॉर मेटल्स के लिए या सेमीकंडक्टर के लिए ये ऐसा होता है, बैंड गैप इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इंटरएटॉमिक डिस्टेंस। जितनी इंटरएटॉमिक डिस्टेंस कम होगी उतना ही बैंड गैप स्ट्रांग होगा। यहाँ पे बैंड गैप जितना ज्यादा होगा उतना स्ट्रेंथ बॉन्ड की होगी। ठीक है, तो डायरेक्टली और इनवर्सली प्रोपोर्शनल, ये समझने की बात है। और सेमीकंडक्टर एनर्जी गैप वर्सेस टेम्परेचर, ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको देखते हैं। उसके पहले कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं, या पहले इसी को देखते हैं। अब हम देखते हैं एनर्जी गैप वर्सेस टेम्परेचर, या एनर्जी गैप का या टेम्परेचर का एनर्जी गैप पे क्या असर पड़ता है। तो सबसे पहले सबको पता है कि अगर आप एनर्जी को बढ़ाते हैं तो किसी भी सिस्टम में किसी भी चीज़ की स्टेबिलिटी कम होती है। ठीक है, एनर्जी बढ़ेगी, काइनेटिक एनर्जी मिलेगी, इलेक्ट्रॉन्स को वो मूव करेंगे ज़्यादा, तो कोलाइड भी करेंगे तो उनकी स्टेबिलिटी कम होगी। अब
हम बात ये करते हैं कि एनर्जी बढ़ कैसे रही है, वो बढ़ रही है टेम्परेचर के बढ़ने से। टेम्परेचर के बढ़ने से एनर्जी बढ़ी तो हमारा ऑब्वियस सी बात है स्टेबिलिटी कम हो जाएगी। तो टेम्परेचर के बढ़ने से स्टेबिलिटी कम हो रही है, एक ये हमारा इंपॉर्टेंट रिलेशन है। तो बॉन्ड जो हो रहे हैं वो वीक हो रहे हैं और इंटरएटॉमिक डिस्टेंस जो हो रही है वो बढ़ रही है, तो हमारा जो एनर्जी गैप है वो घट रहा है। मतलब ये समझने की बात है यहां से। हम जब एनर्जी बढ़ा रहे हैं, हमारे बॉन्ड्स जो वीक हो रहे हैं, तो ये जो इंटरएटॉमिक डिस्टेंस है एक्स एक्सिस पे, ये वाई एक्सिस है एनर्जी, एनर्जी के बढ़ाने से इंटरएटॉमिक डिस्टेंस बढ़ रही है। तो हमारे जो बॉन्ड्स हैं, जैसे जैसे इस एक्स एक्सिस पे हम दूर जा रहे हैं, हमारे बॉन्ड्स क्या आ रहे हैं, ये पास आ रहे हैं, ये पास आ रहे हैं। शुरू में दूर हैं और पास आए और पास आए, ओवरलैप कर गए। तो सेमीकंडक्टर में ओवरलैप तो नहीं करेंगे पर पास आ जाएंगे। तो पास आने से क्या होगा, सीधे से हमको दिख रहा है कि हमारा जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं एक्स एक्सिस पे, ईजी की वैल्यू कम होती जा रही है। ओके, तो टेम्परेचर के बढ़ाने से एनर्जी बढ़ेगी, स्टेबिलिटी घटेगी और ईजी की वैल्यू भी हमारी घटेगी। तो ये समझने वाली बात थी। ठीक है, एनर्जी गैप जो हमारा है, ईजी जो है वो हमारा कम हो जाएगा। यही चीज हमने यहाँ पे लिखी हुई है, कंक्लूड करिए। विद इंक्रीज इन टेम्परेचर इंटरएटॉमिक डिस्टेंस इंक्रीजेस एंड हेंस बैंड गैप डिक्रीजेस, जिसको मैंने डायग्राम की मदद से आपको दिखाया भी। इफ टेम्परेचर इंक्रीजेस ईजी डिक्रीजेस। फॉर सेमीकंडक्टर की हम बात करें, ईजी इज इक्वल टू ईजी नॉट माइनस बीटा टी। तो ये हमारा सेकंड फॉर्मूला आया है जो नोट करना है। ईजी टी मतलब क्या है, एनर्जी बैंड गैप एज टी केल्विन। ठीक है, ईजी नॉट क्या है, एट 0 केल्विन, वो एक कांस्टेंट है, फिक्स वैल्यू है। बीटा क्या है, मटेरियल का कांस्टेंट है, जो कि डिफरेंट डिफरेंट मटेरियल के डिफरेंट होता है। और ये जिस टेम्परेचर पे हम ये टी केल्विन पे ये लिख रहे हैं ईजी, और वही टी केल्विन हमें यहाँ भी लिखना है। सो ईजी नॉट की वैल्यू होती है 1.21 इलेक्ट्रॉन वोल्ट फॉर सिलिकॉन, ओके, और 0.785 इलेक्ट्रॉन वोल्ट फॉर जर्मेनियम। बीटा की वैल्यू होती है 3.6 इंटू 10 की पावर -4 फॉर सिलिकॉन एंड 2.23 इंटू 10 की पावर -4 फॉर जर्मेनियम। सो ईजी टी इज इक्वल टू, किसी भी पर्टिकुलर टेम्परेचर पे अगर आपको निकालना है तो 0 केल्विन पे आपको पता होना चाहिए माइनस बीटा इंटू वो पर्टिकुलर टेम्परेचर। तो ये दूसरा फॉर्मूला आया हमारा। तो सिलिकॉन के लिए हम बात करें, हम अगर सॉल्व रखते हैं वैल्यू रख के, तो सिलिकॉन के लिए हमारा कुछ 1.21 माइनस 3.6 इंटू 10 की पावर -4 टी आता है फॉर्मूला। अब आप डायरेक्ट यहाँ पे टेम्परेचर अप्लाई कर सकते हो। ओके, तो एनर्जी बैंड गैप ऑफ सिलिकॉन एट रूम टेम्परेचर की बात करें, 300 केल्विन की बात करें, तो आप 300 सप्लाई कर दो, तो जो कि कुछ 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के इक्वल आएगा एनर्जी बैंड गैप। ओके, ये एक फॉर्मूला सिंपल से यहाँ लिख दिया, टेम्परेचर इन केल्विन, टेम्परेचर डिग्री सेल्सियस प्लस 273, तो बेसिक फॉर्मूला है। ओके, तो सिलिकॉन का रूम टेम्परेचर पे 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आया, मतलब ये जो बैंड गैप है, जो डिस्टेंस है दोनों के बीच में, ये सिलिकॉन के लिए ये चीज, ये सिलिकॉन के लिए कितना है, 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। जर्मेनियम के लिए सॉल्व करेंगे, तो जर्मेनियम के लिए ये तो हमारा कॉमन फॉर्मूला आ गया, आप टी को रखें, आंसर निकाल लें। तो जर्मेनियम के लिए हमारा 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के ही लगभग वो भी आया, एनर्जी बैंड गैप ऑफ जर्मेनियम एट रूम टेम्परेचर। ओके, तो नोट द एनर्जी बैंड डायग्राम ऑफ अ रियल सेमीकंडक्टर कांट बी रिप्रेजेंटेड बाय फ्लैट कंडक्शन बैंड। ठीक है, वही चीज इतनी देर से समझी कि फ्लैट कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड या फ्लैट बैंड डायग्राम से हम नहीं बता सकते हैं किसी भी सेमीकंडक्टर का या रियल सेमीकंडक्टर का एनर्जी बैंड डायग्राम, क्योंकि वो कर्व होते हैं, बैंड कर्व्ड होते हैं, बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ एनर्जी स्टेट्स। ये वही चीज की बात कर रहे हैं कि प्रेजेंस ऑफ एनर्जी स्टेट्स इन द फॉरबिडन गैप ड्यू टू इम्प्योरिटीज और क्रिस्टल इफेक्ट। ठीक है, अब ऐसा होता भी क्यों, उसका भी रीजन दे दिया, इम्प्योरिटीज या क्रिस्टल इफेक्ट की वजह से। मतलब फॉरबिडन गैप के अंदर भी कुछ एनर्जी स्टेट्स हमारे एग्जिस्ट करते हैं, जो कि अभी हमने देखा था। ओके, आगे बढ़ते हैं। सेमीकंडक्टर्स आर द मटेरियल विच हैव इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी ग्रेटर देन द इंसुलेटर्स बट लेस देन द कंडक्टर। ठीक है, ये तो बेसिक सा हमारा पॉइंट है। दीज मटेरियल्स आर हैविंग वेरी नैरो एनर्जी बैंड गैप, काफी कम एनर्जी बैंड गैप होता है सेमीकंडक्टर का। सेमीकंडक्टर भी हमारे दो तरीके के होते हैं, एलिमेंटल, पहला एलिमेंटल और दूसरा कंपाउंड। तो एलिमेंटल क्या है, प्योर है, सिंगल एलिमेंट का है, कंपोज ऑफ सिंगल स्पीसीज ऑफ एटम, कॉलम 4 ऑफ पीरियोडिक टेबल लाइक सिलिकॉन, जर्मेनियम, ठीक है, एक्सेट्रा। कंपाउंड क्या है, कंपोज ऑफ मोर देन
वन स्पीसीज ऑफ एटम लाइक गैलियम आर्सेनाइड, गैलियम नाइट्राइड, ठीक है, ये हमारे बाइनरी कंपाउंड सेमीकंडक्टर हैं। बाइनरी मतलब 2 से बना है, ठीक है, और 3 से बना होगा, 4 से बना होगा तो वो भी हो सकता है पॉसिबल। मोर देन 2, अब इसकी बात करते हैं, ये क्या है, कोवेलेंट बॉन्ड होता है, जो कि नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड होता है, क्योंकि सिलिकॉन सिलिकॉन के संग बना रहा है, दोनों सेम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के हैं, तो मतलब क्या है, पार्शियल पॉजिटिव पार्शियल नेगेटिव चार्ज तो एग्जिस्ट करेगा ही नहीं ना इस पे। वहीं पे हम बात करें इसकी, तो ये पोलर है, गैलियम आर्सेनाइड। अब दोनों में से कहीं ना कहीं कोई तो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा, तो जो भी होगा, फॉर सपोज आर्सेनिक है तो डेल नेगेटिव और डेल पॉजिटिव, थोड़ा थोड़ा पार्शियल चार्ज क्रिएट हो जाएगा, इसलिए हमने इसको पोलर कोवेलेंट बोला है, या फिर कोवेलेंट प्लस आयनिक ये हमने देखा था। और इसके टाइप के स्ट्रक्चर को हम डायमंड क्यूबिक क्रिस्टल स्ट्रक्चर कहते हैं, फॉर ऐसे ही एमसीक्यू याद रखने के लिए। और इसके टाइप के स्ट्रक्चर को हम जिंक ब्लेंड क्रिस्टल स्ट्रक्चर कहते हैं। सिलिकॉन इज मोर वाइडली यूज सेमीकंडक्टर मटेरियल फॉर डिवाइस मैन्युफैक्चरिंग ड्यू टू फॉलोइंग रीजन। अब सिलिकॉन ही क्यों, वाई सिलिकॉन, सिलिकॉन ही क्यों, तो कुछ इन रीजन्स की वजह से सिलिकॉन बहुत ज़्यादा नेचर में अबंडेंट है, बहुत ज़्यादा प्रेजेंट है, सो उसकी जो कॉस्ट है वो बहुत कम हो जाती है अदर सेमीकंडक्टर मटेरियल से। सिलिकॉन कहाँ से मिलता है, रेत, सैंड, सैंड में बहुत ज़्यादा सिलिकॉन होता है, और सैंड तो मतलब सबको पता है कितनी ज़्यादा अवेलेबल है। हाई क्वांटिटी ऑफ सिलिकॉन ऑक्साइड कैन बी ग्रोन थर्मली ड्यूरिंग आईसी फैब्रिकेशन, और सिलिकॉन ऑक्साइड की काफ़ी हाई क्वांटिटी हम प्रोड्यूस कर सकते हैं आईसी फैब्रिकेशन के दौरान। सिलिकॉन डिवाइसेस एग्जिबिट बेटर प्रॉपर्टीज एट रूम टेम्परेचर, और रूम टेम्परेचर पे सिलिकॉन की डिवाइसेस अच्छी प्रॉपर्टी हमें देती हैं। तो एक ये भी आंसर आ गया। तो अभी हमारा बचा क्या है, ये सब हमने पढ़ लिया है, हमारा बचा है ये न्यूमेरिकल्स, तो उनको भी देखेंगे लास्ट में, 1 और 2। ओके, इस लेक्चर को खत्म करते हैं। सेमीकंडक्टर, अब सेमीकंडक्टर की वो तो क्या है, उसके बेसिस पे देख लिया कि कितने एलिमेंट से मिलके बना है, ठीक है। हमारा सिंपल वाला सेमीकंडक्टर हो गया और कंपाउंड सेमीकंडक्टर हो गया, मतलब एलिमेंटल एंड कंपाउंड। अब सेमीकंडक्टर चाहे एलिमेंटल हो चाहे कंपाउंड हो, वो अलग तरीके से कैटेगराइजेशन करें तो 2 तरीके का हो सकता है, क्योंकि बहुत कॉमन है, सबको पता है, इंट्रिंसिक एंड एक्सट्रिंसिक। एक्सट्रिंसिक फिर से 2 तरीके का हो सकता है, एन टाइप एंड पी टाइप। तो semiconductor in its purest form is known as intrinsic semiconductor. The semiconductor material is said to be intrinsic if impurity content is less than 1 part in, ठीक है। अब यहाँ पे कुछ हमने ये भी बात करी है कि एक सेमीकंडक्टर प्योर कब होगा, जब उसमें इम्प्योरिटी कंटेंट कम होगा, कितने से, 1 पार्ट इन 100 मिलियन से कम होगा, मतलब इम्प्योरिटी बहुत कम होनी चाहिए। अगर इम्प्योरिटी ऐड कर दी तो वो प्योर इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर नहीं बचेगा, वो कुछ ना कुछ, वो कहीं ना कहीं या तो एन टाइप या पी टाइप की तरह बिहेवियर शो करने लगेगा। ओके, तो और देखते हैं, एट एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर की अगर बात करें, ये एट एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर पे हम इस एनर्जी बैंड डायग्राम को और अच्छे से समझते हैं। एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर पे एक सेमीकंडक्टर या इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर कैसे बिहेव करता है। हम बात करें सिलिकॉन की, तो सिलिकॉन कुछ इस तरीके का है, उसके पास अपने ऐसे 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं जो कि वो आस पास वाले से सबसे शेयर कर रहा है। लाइक अगर हम इसको देखें, ये सिलिकॉन है, इसके 4 इलेक्ट्रॉन है, जिसको आसपास के डबल डबल इलेक्ट्रॉन से शेयर कर रहा है, बॉन्ड बना रहा है, ठीक है, 4 बॉन्ड बना रहा है। ये तो इन बॉन्ड्स को हम कोवेलेंट बॉन्ड कहते हैं। अच्छा, ये समझने वाली कोई खास बात नहीं है। मेन आता है हमारा एनर्जी बैंड डायग्राम। ये सारी की सारी आपकी कंडक्शन बैंड है, ये आपका वैलेंस बैंड है। ये सबसे लोअर वाला जो कंडक्शन बैंड का एनर्जी स्टेट है वो ईसी है, और वैलेंस बैंड का हाईएस्ट वाला आपका ईवी है। ओके, अब बात करते हैं एक एग्जाम्पल की, कि लाइक देयर इज अ क्लासरूम, एक क्लासरूम है, उसमें चेयर्स हैं, बहुत सारे चेयर्स हैं। आप गए और आपने कहा, अब बहुत सारे चेयर्स हैं और सारे के सारे चेयर एम्प्टी हैं। आप गए क्लास में, आपने कहा कि उठो और रन करो, या फिर रिप्लेस योर चेयर, रिप्लेस योर चेयर। अब ऐसा पॉसिबल है कि नहीं है? ऐसा बिल्कुल पॉसिबल है ही नहीं, क्योंकि वहां पे कोई लोग ही नहीं है जो अपनी चेयर को रिप्लेस करें। ये बात कर रहे हैं हम कंडक्शन बैंड की, कोई इलेक्ट्रॉन मौजूद ही नहीं है, तो 0 केल्विन पे कोई भी मूवमेंट होगा ही नहीं इलेक्ट्रॉन का। कंडक्शन बैंड के अंदर कोई इलेक्ट्रॉन ही मौजूद नहीं है। अब बात करते हैं वैलेंस बैंड की। मान लो कि हर चेयर पे एक इंसान बैठा हुआ है, हर चेयर पे एक इंसान बैठा हुआ है।
ओके, अब आपने सेम चीज वही कहा, भागो और रिप्लेस, अपनी चेयर रिप्लेस करो। अब वहां पे क्या होगा, यहाँ पे भी पॉसिबल नहीं है। क्यों? क्योंकि सारी की सारी चेयर ऑलरेडी ऑक्युपाइड हैं। ये बात कर रहे हैं हम वैलेंस बैंड की, यहाँ पे सारी की सारी जो एनर्जी स्टेट्स हैं वो कंप्लीटली फिल्ड हैं। एक एनर्जी स्टेट में एक इलेक्ट्रॉन बैठ सकता है। तो सारी की सारी जो एनर्जी स्टेट्स हैं 4n एनर्जी स्टेट्स हैं, उसमें 4n इलेक्ट्रॉन ऑलरेडी मौजूद हैं। 0 केल्विन पे ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो सकता। जब तक आप एक्स्ट्रा टेम्परेचर नहीं लगाएंगे, और मतलब क्या है कि इनके अंदर मूवमेंट गलत है, नहीं हो सकता है। ओके, इनके खुद के अंदर मूवमेंट नहीं हो सकता, मूवमेंट ओनली पॉसिबल होगा ऐसे। ठीक है, इसको वैलेंस बैंड यहाँ लिख देते हैं। मूवमेंट ओनली पॉसिबल होगा वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड के अंदर। अब इसी चीज को थ्योरेटिकली समझ लेते हैं। एट 0 केल्विन ऑल द 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ सिलिकॉन पार्टिसिपेट इन कोवेलेंट बैंड फॉर्मेशन। ठीक है, विद नेबरिंग एटम। 0 केल्विन पे सारे के सारे जो 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है सिलिकॉन के, सारे पार्टिसिपेट कर रहे हैं, खाली नहीं है। ठीक है, सो वैलेंस बैंड इज कंप्लीटली फिल्ड बाय द इलेक्ट्रॉन्स। एट 0 केल्विन नो थर्मल एनर्जी इज अवेलेबल, सो नो इलेक्ट्रॉन कैन मूव फ्रॉम वैलेंस बैंड टू कंडक्शन बैंड। और 0 केल्विन पे ऐसा भी नहीं है कि कोई थर्मल एनर्जी हमें अलग से मिल रही है। As a result, there are no free electrons in the semiconductor at 0 Kelvin. 0 Kelvin पे कोई भी free electron नहीं है। Hence, at absolute zero temperature या फिर मतलब 0 Kelvin, an intrinsic semiconductor behaves as an perfect insulator. एक intrinsic semiconductor जो होता है वो perfect insulator की तरह behave करता है 0 Kelvin पे। तो ये concept था एक। अब बात करते हैं, तो चलो 0 Kelvin की थी, हम टेम्परेचर को बढ़ाएंगे तो हमारा सेमीकंडक्टर कैसे बिहेव करेगा। तो हमारा सेमीकंडक्टर ऐसे बिहेव करेगा कि यहाँ पे एक और रूम है और उस रूम में खाली चेयर्स हैं। अब हमने यही चीज बोल दी कि आप अपनी चेयर रिप्लेस करो, बट आप दूसरे रूम में जाके भी बैठ सकते हो। तो कुछ इलेक्ट्रॉन जाएंगे, सम इलेक्ट्रॉन विल गो एंड सिट ऑन दीज चेयर्स। ओके, अब एक बात और आती है कि अगर आपने ऐसी कंडीशन लगा दी तो सारे के सारे इलेक्ट्रॉन इसको छोड़ के यहाँ नहीं चले जाएंगे। बट ऐसा पॉसिबल नहीं है। ऐसा पॉसिबल क्यों नहीं है वो भी समझना जरूरी है। कि सिलिकॉन का जो बेसिक स्ट्रक्चर है, ऐसा नहीं है कि उसको हम पूरी तरह तोड़ देंगे। मतलब सिलिकॉन का स्ट्रक्चर बने रहने के लिए हमें कुछ ना कुछ इलेक्ट्रॉन तो नीचे वैलेंस बैंड में भी चाहिए। ओके, तो फ्यू इलेक्ट्रॉन्स जो होंगे वो ऊपर जाएंगे, ये समझने वाली बात है, ना कि सारे के सारे इलेक्ट्रॉन। क्योंकि हमें जो बेसिक स्ट्रक्चर है सिलिकॉन का उसको भी बनाए हुए रखना है। अब बात करते हैं क्वेश्चंस की। तो फॉलोइंग स्टेटमेंट्स हमें देख के बताने हैं। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग एनर्जी बैंड गैप ऑफ मटेरियल। एवरी मटेरियल हैज अ डिफरेंट वैल्यू ऑफ एनर्जी बैंड गैप एक्सेप्ट मेटल्स विच हैज नो गैप। ठीक है, तो ये सही चीज है। हर मटेरियल का बैंड गैप अलग होता है, और मेटल्स में क्योंकि कोई बैंड गैप ही नहीं होता है तो वो अलग कैसे होगा। द एनर्जी बैंड गैप इज डिसाइडेड बाय इक्विलिब्रियम लैटिस कांस्टेंट विच इज डिफरेंट इन डिफरेंट मटेरियल्स। हाँ, तो ईजी की क्या थी, ईजी का था ईजी नॉट माइनस बीटा टी। ये जो बीटा है इस पर डिपेंड करता है आपका एनर्जी बैंड गैप। तो ये भी चीज ठीक है। ये क्या, लैटिस कांस्टेंट, इक्विलिब्रियम लैटिस कांस्टेंट या लैटिस कांस्टेंट बोलो। इन सेमीकंडक्टर्स एनर्जी बैंड गैप इंक्रीजेस विद इंक्रीज इन टेम्परेचर। ये चीज हमने नहीं देखी है। टेम्परेचर को बढ़ाने से एनर्जी बढ़ती है, स्टेबिलिटी घटती है, और एनर्जी बैंड गैप भी आपका घटता है। ओके, क्योंकि एनर्जी के बढ़ने से इंटरएटॉमिक डिस्टेंस बढ़ता है, तो एनर्जी बैंड गैप घटता है ना कि बढ़ता है। तो ये गलत है। द एनर्जी बैंड डायग्राम ऑफ अ रियल सेमीकंडक्टर कांट बी रिप्रेजेंटेड बाय फ्लैट कंडक्शन एंड वैलेंस बैंड ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ एनर्जी स्टेट्स इन फॉरबिडन एनर्जी गैप। तो ये चीज हमने देखी है कि रियल में अगर हम बात करें तो वो हम उसको फ्लैट बैंड से नहीं शो कर सकते, क्योंकि वो कर्व बैंड होता है। इसमें से 1, 2 एंड 4 आर द स्टेटमेंट विच आर करेक्ट। ऑप्शन बी इज द करेक्ट। ये स्टेटमेंट थे 4, ये 4 स्टेटमेंट थे, इसमें से थर्ड वाला गलत है। Which of the following statements is are correct? Conductor contains a large number of electrons in conduction band at room temperature. तो कंडक्टर के पास काफी ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स होते हैं कंडक्शन बैंड में रूम टेम्परेचर पे ही। तो ऐसा पॉसिबल है क्योंकि तभी तो उसको कंडक्टर कहते हैं। नो एनर्जी गैप एग्जिस्ट एंड द वैलेंस बैंड कंडक्शन बैंड ओवरलैप। ठीक है, सारी चीजें सही है। सेमीकंडक्टर is a material in which the energy gap is so large that practically no electron can be given enough energy to jump this gap. ऐसा नहीं होता। ये कंडीशन जो दी है ये इंसुलेटर के लिए है
सेमीकंडक्टर में ऐसा नहीं होता कि आप कितनी भी एनर्जी दो फिर भी इलेक्ट्रॉन नहीं जा पाए, तो ऐसा नहीं होता है। एन इंसुलेटर इज अ सॉलिड विद एन एनर्जी गैप स्मॉल इनफ फॉर इलेक्ट्रॉन टू क्रॉस रादर इजिली फ्रॉम वैलेंस बैंड टू कंडक्शन बैंड। ये गलत है, ये सेमीकंडक्टर की कंडीशन है, ये इंसुलेटर की कंडीशन है, उसको अपोजिट करके दिया। अब इसमें से कौन सा सही है, तो ओनली वन इज करेक्ट। बेसिक से ये तीन आपके स्टेटमेंट थे और सीधे से वन वाला करेक्ट।